नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज के वीडियो झारखंड बोर्ड में 10वीं पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज हम लोग देखेंगे नागरिक शास्त्र जो लोग मॉडल पेपर आया था उसमें सभी सवाल का जो सब्जेक्टिव सवाल है सभी का आंसर देखेंगे। ठीक है, इससे पहले आप लोग का मैंने भूगोल का और इतिहास का अपलोड कर दिया था। आप सभी कमेंट आ सर नागरिक का कब अपलोड कीजिएगा, तो आज आप लोग का फाइनली नागरिक का लेकर आ गए हैं दोस्तों। और इसमें आप लोग जितना सब्जेक्टिव सवाल है सभी का सोल्यूशन देंगे। ऑब्जेक्टिव बता दें आप लोग को पहले ही मैंने अपलोड कर दिया था, आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। सारा जैसे भूगोल, नागरिक, इतिहास, अर्थशास्त्र सभी का एक साथ अपलोड किया हुआ है ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तो आज हम लोग सब्जेक्टिव में सिविक्स का देखने वाले यानी कि नागरिक का देखने वाले हैं। जैसे आप लोग का कुछ सवाल देखिए क्या है कि सत्ता की साझेदारी से क्या लाभ है, सूचना का अधिकार से आप क्या समझदार। आप लोग बता दें मॉडल पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि इससे आप लोग क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाता है किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, और कल ही मैंने एक वीडियो बताया था जिसमें बनाया था कि जैक भी कह रहा है कि मॉडल पेपर से जरूर सॉल्व कीजिए पहले। ठीक है, उससे एग्जाम का अंदेशा हो जाता है किस तरह का एग्जाम होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, सभी का हम लोग सोल्यूशन डिटेल में देखते हैं। उससे पहले बता चैनल पर अगर पहली बार आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि इस तरह के वीडियो सबसे पहले देख पाएं। और अपने जितने सारे दोस्त हैं जो 10वीं में पढ़ रहे हैं, जितने सारे दोस्त हैं भाई बहन आस पड़ोस सभी को शेयर कर दे ताकि सभी लोग इसका लाभ मिल सके। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग को पहला सवाल है कि सत्ता की साझेदारी से क्या लाभ है। ठीक है, सत्ता की साझेदारी से क्या लाभ है। पहले मैं एक बात बता दूं, वीडियो को पूरा देखिएगा तो आप लोग को याद करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। वीडियो में ही आप लोग समझ जाइए कि किस तरह से आंसर लिखना है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, स्किप कर देखिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। मैं वीडियो में ही समझा दूंगा किस तरह से आंसर लिखना है। देखिए सबसे पहला सवाल, सत्ता की साझेदारी से क्या लाभ है। देखिए सत्ता की साझेदारी से निम्नलिखित लाभ है क्या क्या। इससे विभिन्न सामाजिक समुदायों के बीच टकराव की संभावना कम हो जाती है। पहले हमको समझना पड़ेगा सत्ता की साझेदारी है क्या। देखिए सत्ता की साझेदारी मतलब जो सरकार शासन जो चलता है उसमें आम लोगों की भागीदारी ही सत्ता की साझेदारी कहलाता है। ठीक है, जिसमें मतलब आम लोगों की भी भागीदारी होता है। तो क्या बोल रहा है कि सत्ता की साझेदारी इससे विभिन्न सामाजिक समुदायों के बीच टकराव का संभावना कम हो जाती है। मतलब क्या सभी लोग उसमें भागीदार होंगे, सत्ता में सब अपना अपना बात रखेंगे, सभी का सोल्यूशन होगा तो उसमें टकराव की संभावना कम हो जाती है। इसके बाद इससे देश में हिंसा की भावना कम हो जाती है। अब मान लीजिए सरकार में सभी को बराबर का मौका मिलेगा, सभी को बराबर का अधिकार मिलेगा अपने अपने कामों में, तो फिर हिंसा कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट इससे देश में राजनीतिक स्थिरता पैदा हो जाती है। इससे देश में क्या राजनीतिक स्थिरता पैदा होती है, मतलब उतार चढ़ाव नहीं होता है कि आज कोई ये सरकार कल वो सरकार, क्योंकि सभी को जब बराबर का मौका मिल रहा है, सभी लोगों को उसमें भाग लेने का, अपना बात रखने का, अपना पक्ष रखने का मौका मिल रहा है, तो इसमें फिर ये स्थिरता पैदा हो जाती है और सरकार जल्दी नहीं गिरता है, ये स्थिर रहता है। ठीक है, तो ये सारा यह का सत्ता की साझेदारी की लाभ है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आप लोग का है कि सूचना के अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों सूचना का अधिकार देखिए, सूचना का अधिकार क्या होता है, अर्थात राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यानी जिसको RTI बोलते हैं दोस्तों। ये एक ऐसा अधिकार है जिसके तहत हम विभिन्न सरकारी क्षेत्र में हो रहे कामों की जानकारी ले सकते हैं। ये नियम सरकारी कामों में पारदर्शिता लाती है। देखिए क्या है, ये एक ऐसा अधिकार है जिसके आधार पर हम अगर सरकार कोई काम कर रही है तो हम उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं कि बताइए इस काम में कितना खर्चा हुआ, उसका पूरा खाका हम लोग जान सकते हैं, किस तरह से काम हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, उसमें सारी पारदर्शिता बरती जाती है कि नहीं, क्या मतलब उसमें सारा चीज़ हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, RTI डाल करके। तो यही सूचना का इन्फॉर्मेशन है कि हम लोग सरकारी क्षेत्र में हो रहे कामों की जानकारी ले सकते हैं और ये नियम सरकारी कामों में क्या पारदर्शिता लाती है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों 4 नंबर का है जो हम देख लेते हैं कि एक अच्छे लोकतंत्र की मुख्य विशेषताओं को लिखिए। एक अच्छा लोकतंत्र जो होता है उसका विशेषता क्या होती है। देखिए इसका हम कुछ पॉइंट वाइज आंसर लाए हैं, आप लोग और बढ़ा करके लिख सकते हैं। तो लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं जो हमें उसको लिखे हैं कि यह जनता का शासन। लोकतंत्र किसका शासन है, जनता का, क्योंकि हम ही लोग शासक को खड़ा करते हैं और हम ही लोग उसको जिताते हैं। जनता द्वारा शासक को चुना जाता है और ये लोकतंत्र ही ऐसा शासन है दोस्तों जिसमें जनता शासक को चुनता है। मतलब सर हम लोग जब वोट देते हैं तो उसी के आधार पर यहाँ पे सरकार का चुनाव होता है, जो जीतता है वो शासक बनता है। ठीक है, जिसको ज़्यादा मत मिलता है वो शासक बनता है। नेक्स्ट इसमें क्या तीसरा पॉइंट है कि शासक जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। शासक क्या होता है, जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी जनता को उसका बराबर अधिकार मिल रहा है कि नहीं, सभी जनता के साथ समान अधिकार मिल रहा है कि नहीं, तो इसके लिए शासक जिम्मेदार होता है, उन लोगों को देखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या, लोकतंत्र में शासक के चुनाव में बराबर का मौका मिलता है। और लोकतंत्र में शासक के चुनाव में, ठीक है, जो हम लोग शासक को चुनता है, हर एक आदमी को बराबर वोटिंग का मौका मिलता है कि आप भी वोट दीजिए, आपका जो मत है वो दीजिए कि आप किसको चाहते हैं सरकार बनाना। ठीक है, तो शासक को भी चुनाव में एक बराबर का मौका जनता को भी चुनाव में एक बराबर का मौका मिलता है। हर एक लोग को अपना मौका मिलता है कि आप चुनिए आप किसको शासक बनना चाहते हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र में शासक के चुनाव में बराबर का मौका मिलता है। लोकतंत्र में एक आम आदमी भी शासक बन सकता है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात क्या कि एक आम आदमी भी शासक बन सकता है। नरेंद्र मोदी जो हम लोग का PM है दोस्तों, एक आम आदमी थी ना, जो अपने आप को चाय वाला बोलते हैं, चाय बेचते थे। तो एक आम आदमी क्या मतलब बहुत गरीब परिवार से थे, वो भी आज हमारे देश का सबसे
बड़े पद, प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए हैं। तो इस तरह से क्या लोकतंत्र में एक आम आदमी भी सरकार शासक बन सकता है कि सरकार अच्छे काम करने के लिए प्रतिबद्ध रहती है। क्यों? क्योंकि सरकार को ये डर रहता है कि अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो नेक्स्ट चुनाव में जनता हमको जिताएगी कि नहीं जिताएगी। अगर मान लीजिए कोई सरकार अच्छा काम नहीं करता है तो नेक्स्ट चुनाव में उसको वोट क्यों देने जाएंगे, क्यों अपना वोट बर्बाद करेंगे, किसी और चुनाव शासक को देंगे। तो इसीलिए सरकार अच्छे काम करने के लिए प्रतिबद्ध रहती है, ताकि अच्छे काम करेंगे तभी उनको नेक्स्ट में वोटिंग मिलेगा, नेक्स्ट में फिर सरकार आएगा उसका। तो ये सारा इसका पॉइंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का और में एक सवाल था कि भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता बताएं। बोल रहा है कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसमें बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता बताना है और उससे अलग एक विशेषता बताना है। तो सबसे पहले मिलती जुलती विशेषता को देख लीजिए, क्या है कि भारत और बेल्जियम दोनों में मिलती जुलती एक विशेषता यह है कि दोनों लोकतांत्रिक देश है। सबसे बड़ा क्या विशेषता है कि दोनों लोकतांत्रिक देश है, मतलब दोनों देशों में चुनाव जनता के द्वारा होता है, मतलब जनता शासक को चुनता है। दोनों देशों में केंद्र सरकार राज्य सरकार से ज़्यादा ताकतवर। आप लोग को पता है कि हम लोग का देश में ज़्यादा ताकतवर कौन है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार जो नियम बनाएगा राज्य सरकार को मानना पड़ेगा, केंद्र सरकार जो बोलेगा राज्य सरकार को करना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? केंद्र सरकार है, ठीक है। नेक्स्ट अलग जो विशेषता है कि अलग एक विशेषता यह है कि भारतीय संघ में कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है। भारत देश में क्या है, कुछ राज्य जो इसको विशेष दर्जा प्राप्त है, जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर। जैसे जम्मू कश्मीर का अपना कानून है, परंतु बेल्जियम सभी राज्यों के अधिकार, बेल्जियम में सभी राज्यों का अधिकार समान है, ठीक है। भारत में कुछ राज्य है जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, इसमें क्या अपना कानून है उन लोगों का, ठीक है, अपना कानून से चलता है। लेकिन बेल्जियम में ऐसा नहीं है। बेल्जियम में हर एक राज्य को बराबर का दर्जा मिलता है, हर एक राज्य को बराबर का अधिकार मिलता है, ठीक है। तो यही एक डिफरेंस है खाली। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन था जो 5 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के विभिन्न कार्यों की चर्चा करें। लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल होता है उन लोगों का कार्य क्या होता है? तो देखिए लोकतंत्र में राजनीतिक दल के विभिन्न कार्य निम्नलिखित है। क्या क्या है? तो सबसे पहला देखिए जनता को राजनीतिक शिक्षा देना। क्या? जनता को राजनीतिक शिक्षा देना। राजनीतिक दल ऐसे व्यक्ति का समूह होता है जिनके कुछ आधारभूत सिद्धांत होते हैं। राजनीतिक दल क्या होता है? राजनीतिक दल मतलब क्या? कुछ लोगों का समूह ही ना, वो उन लोगों का क्या कुछ सिद्धांत होता है कि हम इस सिद्धांत पर कार्य करेंगे, हम गरीबी को हटाएंगे। किसी किसी का सिद्धांत होता है हम गरीबी हटाएंगे, किसी का सिद्धांत होता है तो हम रोजगार लाएंगे, किसी का सिद्धांत होता है हम शिक्षा को बढ़ावा देंगे। तो इस तरह सिद्धांत होता है और यही मूल शिक्षाएं राजनीतिक दल जनता को प्रदान करती है। और यही जो शिक्षा होता है, यही जो उनका सिद्धांत होता है वो जनता के बीच लाता है कि मेरा ये सिद्धांत है और इस आधार पर हम कार्य कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, क्या कार्य करता है राजनीतिक दल कि सर्व क्षेत्रीय उन्नति। अलग अलग दलों के अपने अलग अलग सिद्धांत होते हैं और देखिए हर एक दल क्या होता है अपना अलग अलग लोगों का सिद्धांत होता है। मान लीजिए कोई शिक्षा पर काम कर रहा है, कोई बोल रहा है मेरा मुख्य उद्देश्य शिक्षा है, कोई बोल रहा है कि मेरा मुख्य उद्देश्य रोजगार है, ठीक है। इस तरह अलग अलग सबका मुख्य होता है अलग अलग सिद्धांत। तो अलग अलग दलों का अलग अलग अपना सिद्धांत होता है। जनता जिस दल के सिद्धांतों में रुचि दिखलाती है, देखिए क्या कि जनता जिस दलों के सिद्धांतों में रुचि दिखलाती है वही दल बहुमत में आता है। अब मान लीजिए कोई कह रहा है कि हम शिक्षा को बढ़ावा देंगे, कोई कह रहा है हम आएंगे सत्ता में तो रोजगार लाएंगे, कोई कह रहा है हम गरीबी हटाएंगे। अब जनता हम लोग पर डिपेंड करे हम लोग क्या भाता है कि हम लोग शिक्षा चाहते हैं कि रोजगार चाहते हैं, कोई कहता है कि हम ज़्यादा उद्योग लगाएंगे, ठीक है। अपना अपना सबका अलग अलग होता है। तो हम लोग जिसको अपने आप जुड़ पाते हैं, जो हम लोग को अच्छा लगता है उस पार्टी को हम लोग वोट देते हैं। और यहाँ पर तो कहते हैं कुछ और होता है कुछ और, ठीक है। जो कहता है वो तो होता नहीं हम लोग राजनीतिक दल में। तो चलिए वे दल अपने क्षेत्र की उन्नति के लिए सरकार से अनुरोध करते हैं। और ये जो दल होता है क्षेत्रीय दल जो होता है, क्षेत्रीय दल क्या करता है सरकार से अनुरोध करता है कि हम लोग का समाज में ये कमी है तो उसको उन्नति के लिए फिर सरकार से अनुरोध करते हैं। तो ये सारा इनका राजनीतिक दलों का ही कार्य है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सरकार की आलोचना करना। और सबसे ये काम बड़े अच्छे से करते हैं सभी राजनीतिक दल। क्या करते हैं? सरकार की आलोचना। सरकार अच्छा काम करे तो भी आलोचना, सरकार बुरा काम करे तो आलोचना होना ही चाहिए, लेकिन अच्छा काम करते हैं तो भी आलोचना। ये काम राजनीतिक दल बड़े आराम से करते हैं और सभी करते हैं, ठीक है। किस लोकतांत्रिक सरकार में आलोचकों के रूप में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आलोचना करते हैं, कोई अच्छा काम करे तो आलोचना, बुरा काम करना तब तो आलोचना होना चाहिए, ठीक है। और देखिए ये सही है, आलोचना करेगा तभी सरकार सही काम करेगी। क्योंकि मान लीजिए आप कुछ काम कर रहे हैं, आप खराब काम कर रहे हैं, आपको कोई बोलने वाला ही नहीं है तो आपका तो मन और बढ़ जाएगा। इसलिए सरकार का आलोचना करने वाले भी होने चाहिए ताकि सरकार सही दिशा में जाए, उन लोगों को भी डर रहे कि हम कुछ करेंगे तो मेरी आलोचना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, जनमत का निर्धारण करना। राजनीतिक दलों का प्रमुख कार्य विभिन्न विषयों से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए जनमत तैयार करना। क्या करता है कि विभिन्न समाज में जो विभिन्न विषयों समस्या, मतलब जो भी समस्या होती है समाज में, ठीक है। समाज में जो हम लोग समस्या होती है, पानी नहीं है, शिक्षा का समस्या, नौकरी का समस्या, उसके बाद खाने पीने की समस्या, जिसको जो जैसा समस्या है उस समस्या को हल करने के लिए जनमत तैयार करना। कि लोग द्वारा जनमत तैयार करता है किसको कौन सी समस्या है,
ठीक है, कौन सा समस्या ज़्यादा बड़ा है, कौन सा समस्या ज़्यादा छोटा है, फिर इस समस्याओं को सरकार तक ले जाती है। तो ये सारा काम किसका होता है दोस्तों? तो राजनीतिक दलों का होता है, विभिन्न विभिन्न राजनीतिक दलों का, जो अपने अपने सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो ये था मुख्य सिद्धांत, और आशा करते हैं सब लोग समझ गए होंगे। तो इसको रटना नहीं है, बस इस तरह से बना के लिखना है। और अंतिम सवाल जो और में था इसका कि विकेंद्रीकरण से क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, कारण लिखे। तो देखिए, सामान्य भाषा में विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है? शासन सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित करने के बजाय उसे स्थानीय स्तरों पर विभाजित किए जाए, ताकि आम आदमी की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो सके और वह अपने हितों आवश्यकताओं के अनुरूप शासन संचालन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। देखिए, क्या है विकेंद्रीकरण? विकेंद्रीकरण मतलब कह सकता है कि सत्ता का बंटवारा कर देना, इस तरह से कह सकता है, ठीक है। और विभिन्न स्थानों पर, जैसे मान लीजिए केंद्र में ना रहकर उसको छोटे छोटे पार्टों में, जैसे आप लोग का पंचायत चुनाव हो गया, ठीक है, जैसे आप लोग का विधायक चुनाव हो गया, फिर उसके नीचे आप लोग का जितना होता है वार्ड परिषद जो भी होता है, फिर मुखिया का चुनाव, पंचायत, यही सारा पंचायत चुनाव में आता है। तो हर एक स्तर पर विभाजित कर देना कि सभी लोगों की सरकार में भागीदारी हो सके, ठीक है, सभी लोग क्या हो सके, सरकार में भागीदारी हो सके। नेक्स्ट देखिए, यही सत्ता के विकेंद्रीकरण का मूल आधार है, अर्थात आम जनता तक शासन सत्ता की पहुँच को सुलभ बनाना। और देखिए, हर एक क्षेत्र में मतलब नीचे से नीचे स्तर तक अगर सरकार की पहुंच रहेगा, जनता उन सरकार तक पहुंच पाएगी, तो क्या आम जनता तक शासन पहुंच को सुलभ बनाना, मतलब क्या, आम जनता तक शासन सत्ता की पहुंच हो जाती है। जो अभी गांव में हो जाता है, वार्ड मेंबर हो गया, मुखिया हो गया, तो क्या आप लोग का ज़्यादा पहले से सहूलियत हो गया है, विकेंद्रीकरण है, ठीक है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सारा कार्य एक जगह से संचालित ना होकर अलग अलग स्तर से संचालित होता है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, सारा कार्य एक जगह से नहीं होता, अलग अलग स्तरों पर होता है। जैसे हो गया पंचायत स्तर हो गया, जिला स्तर हो गया, इस तरह से। इसका मुख्य कारण है कि, और देखिए इसमें कारण पूछा था, इसका मुख्य कारण क्या है कि जनता की भागीदारी को सत्ता में सुनिश्चित करना, ठीक है। मुख्य कारण क्या है? जनता की भागीदारी को सत्ता में सुनिश्चित करना सबसे मुख्य कारण है। विकेंद्रीकरण मतलब होता ही है, ठीक है, कि शासन व्यवस्था को प्रसार करना। इसका मुख्य कारण क्या है? जनता की भागीदारी को सत्ता में सुनिश्चित करना। जनता की भागीदारी को सत्ता में सुनिश्चित करने के लिए विकेंद्रीकरण व्यवस्था ही एक कारगर उपाय है, ठीक है, इसलिए इसको किया जाता है। विकेंद्रीकरण व्यवस्था ही ऐसी व्यवस्था है जो कार्यों के समुचित संचालन व कार्यों को करने में पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं जवाबदेही को हर स्तर पर सुनिश्चित करने के लिए रास्ते खोलती है। विकेंद्रीकरण का महत्व इसलिए भी है कि इस व्यवस्था द्वारा सामाजिक न्याय व आर्थिक विकास की योजनाएं लोगों की संपूर्ण भागीदारी के साथ स्थानीय स्तर पर ही बनेंगी और स्थानीय स्तर से ही लागू होंगी। और विकेंद्रीकरण के आधार पर जो आप लोग का गांव स्तर पर आता है, पंचायत स्तर पर आता है जो काम, उसका हर एक काम होता है, ठीक है। तो ये था दोस्तों सारा आप लोग का सवाल नागरिक का, जो कि आज समाप्त हो चुका। अर्थशास्त्र का बचा हुआ है, अगर आप लोग चाहते हैं तो अर्थशास्त्र का भी मैं सोल्यूशन ला दूंगा। और बिल्कुल ये लोग आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन हाँ, पूरा वीडियो को देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और सोशल साइंस में दोस्तों रटना नहीं होता, इतना बड़े बड़े आंसर, और किसी में आप लोग को और बड़ा बड़ा करना होता है, क्योंकि एक दो आंसर मैंने छोटा लिखा है, उसका आप लोगों को एग्जाम में और बड़ा बड़ा लिखना है, ठीक है। जैसे ये सारा आप लोग एग्जाम में और बड़ा बड़ा लिख सकते हैं, बड़ा, चूँकि ज़्यादा नंबर का है, 4 नंबर का, तो आप लोग समझ जाइए तो आपको बड़ा करके लिख सकते हैं। आंसर याद करके नहीं लिख सकते बड़ा करके, तो बिल्कुल जो हम समझाएं पूरा वीडियो देखिए, बिल्कुल आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो, तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो वीडियो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और जितने सारे अगर चैनल पर कोई पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जब मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।